जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 69। आज के लेक्चर में एक तो हम जो रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स ये चैप्टर कंप्लीट किया था, इसके कुछ एक्सपर्ट वाले सेक्शन के कुछ होम असाइनमेंट दी गई थी, इनको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेट करता है फ्रॉड कंसिडरेशन इन ऑडिट से। उससे पहले चैप्टर 18 में से किसी कंसेप्ट में से, चाहे इंटरनल ऑडिटर का हो चाहे एक्सपर्ट का हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। शाबाश। चैप्टर 18 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी मेरा भाई पूछिए। रेफरेंस का, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर किसी भी दूसरे जनरल रूल बता रहा हूं हर केस का, यूनिवर्सल रूल, अगर ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान में एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए किसी भी दूसरे प्रोफेशनल से हेल्प लेता है, वो अपनी रिपोर्ट में कभी भी इसका जिक्र नहीं करेगा कि मैंने किसी दूसरे इंटरनल ऑडिटर, किसी दूसरे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, किसी दूसरे प्रीडिसेसर ऑडिटर, किसी दूसरे एक्सपर्ट इससे काम करवाया है या हेल्प ली है या एविडेंस ऑब्टेन किया है। नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि जब आप ये लिखते हैं ना, जैसे मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक छोटे से स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई ये जो किताब है इसमें सारे चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन जो चैप्टर 19 है ये हमारे आतिफ भाई ने लिखा है। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, फौरन क्या हुआ? रिस्क जाएगा। यूजर ये समझता है कि शायद ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहा है। वो कह रहा है बाकी की बुक के लिए तो मैं, बाकी के जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इस एरिया में चूंकि इस दूसरे पर्सन ने काम किया इसलिए इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। हालांकि चाहे उस पर्सन ने कॉम्पिटेंटली काम किया हो, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जहन में आ जाता है। हालांकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर आपको इंगेज किया गया पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, आपकी जिम्मेदारी थी ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। इसीलिए चाहे आपने किसी और को यूज किया हो या ना किया हो किसी के काम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए से लेके जी तक सारी की सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को यूज करते हैं ना, तो याद रखिए वो एक्सपर्ट आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करता। साइन कौन करता है? ऑडिट फर्म का जो एंगेजमेंट पार्टनर है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एक ही पर्सन है, वो कौन है? ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट फर्म और उसमें के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें जो हमने वैल्यूएशन का काम करवाया फिक्स एसेट में, और इसमें अगर कोई गलती सामने आती है तो क्या जिम्मेदार कौन होगा? एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ऑडिटर। ऑडिटर फिर उस एक्सपर्ट से कहेगा मैंने आपके साथ जो एंगेजमेंट एग्री किया था उसमें स्कोप ये डिसाइड हुआ था, आपने उसके मुताबिक काम नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट। अब ऑडिटर उस एक्सपर्ट को पकड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि देखिए सर ये तो एक्सपर्ट के काम में गड़बड़ थी, उसको पकड़े। क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसका नाम लिखा होता है रिपोर्ट में, जिसके साइन लिखा होता है। ये जो किताब है ना, फॉर्म में सिंपल रूल होता है। ये जो किताब है ना, इसको प्रिपेयर करने में मैं चाहे 10 लोगों को इस्तेमाल कर लूं, मुझे कोई नहीं रोकता, लेकिन जब नाम मेरा लिखा गया इसका मतलब इसके अंदर कोई एक नुक्ते की भी जेर जबर पेश की कोई भी गलती है ना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए मेरी है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे। उसके बाद मैं आपको भुगतने के बाद फिर चाहे उस बंदे के साथ जो मर्जी सलूक करूं वो अलग है, वो इंटरनल मैटर है। तो एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम किसी दूसरे प्रोफेशनल का वर्क यूज करते हैं रिपोर्ट में, उसका जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं जिक्र करते? क्योंकि इससे कंसेप्ट ये मिल रहा है शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहा हूं, हालांकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग का कंसेप्ट नहीं ऑडिट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का कंसेप्ट है कि आप भी आप किसी और से काम करवाते हैं ना, अब मैं भी जिम्मेदार हूं, वो भी जिम्मेदार है। ये नहीं कि जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई, शेयर हुई, दोनों जिम्मेदार होंगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ऑडिटर और फिर ऑडिटर के लिए एक्सपर्ट। क्लियर हो गया? लेकिन बाकी केसेस में तो वह कहता है कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सपर्ट के केस में उसने 2 एक्सेप्शंस दी हैं। तीसरी एक्सेप्शन ये स्टैंडर्ड
इशू होने के बाद आई थी, इसीलिए स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन नहीं आपको मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस में एग्जिस्ट कर रही है। टोटल 3 एक्सेप्शन है। हालांकि आपकी बुक देखेंगे उसमें आपको सिर्फ 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, तीसरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरी वाली एक्सेप्शन ओरिजिनल स्टैंडर्ड इशू होने के बाद आई थी 4 साल पहले, जबकि ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड है। 2 एक्सेप्शन कौन सी है ओरिजिनल? नंबर 1, जब लॉ रिक्वायर करे, अगर लोकल लॉज रिक्वायर करते हो, आपको पता है लोकल लॉज की बात हम मानते हैं, लोकल लॉ ने कहा डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करने। लोकल लॉ ने कहा जब कभी एक्सपर्ट के वर्क को यूज करो तो रिपोर्ट में उसका नाम लिख देना, तो फिर लिख देना। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं। बहरहाल हमने चूंकि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड थोड़ी पढ़े, हम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट पढ़े हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बहुत से ऐसे या ज़्यादातर या शायद सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट आप में से ऐसे हों जो फॉरेन कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर रहे हों, तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए। IFRS को इस वजह से लॉ को चाहे इधर उधर निपटा दे, IFRS को ज़रूर पढ़ना है, ISAs को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनली काम आएंगे। लॉ तो लोकल होते हैं ना, बहरहाल चले। तो इसीलिए उसने कहा जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तब आपने इसको रिपोर्ट में मेंशन कर देना है, तब करेंगे। और दूसरा, जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट की बेस पे आप ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हो, यानी मैनेजमेंट ने कोई और वैल्यू दी है, एक्सपर्ट ने कहा वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये तो आपको पता है जब कभी मिस स्टेटमेंट होती है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है, तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो उसमें बताएंगे क्लाइंट की वैल्यू ये है, तो दूसरी वैल्यू जो बताएंगे ये है, तो वो ये भी तो बताएंगे ये दूसरी वैल्यू किसने लगाई है, एक्सपर्ट। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन करने के लिए उस वक्त एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकते, उस वक्त जरूरी हो जाता है। पहला केस रिक्वायर्ड था, वो जरूरी है। तीसरा केस जो बाद में ऐड हुआ है वो है की ऑडिट मैटर, क्योंकि की ऑडिट मैटर में हमने ये स्टडी किया हुआ है कि हम मैटर को भी एक्सप्लेन करते हैं, और अगर किसी एक्सपर्ट को यूज किया गया हो तो ये 3 एग्जाम्पल हमारी बन गई। एग्जाम में अगर आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल पहली वाली जो मैंने बताई ये भी लिख देते हैं ना, वो पूरा कंसेप्ट पूरा है आपका, क्योंकि रीजनल स्टैंडर्ड में यही 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर जी? क्लियर हो गया मेरे भाई जिन्होंने सवाल पूछा था? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जिससे मुझे क्लियर होगा कि क्या ये चैप्टर 18 कंसेप्चुअली आपको समझ आएगा नहीं। रटा रटा आपने लगा लिया होगा, केस स्टडी भी 2-4 पढ़ा दी होंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कंसेप्चुअली समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल, मैंने तो भी चुस्की लगाई नहीं। क्वेश्चन, क्या अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर किया हो, सेम एक्सपर्ट को ऑडिटर हायर कर सकता है या नहीं? सेम एक्सपर्ट, उसी साल की बात कर रहे हैं, उसी साल की उसी एरिया की, उसी साल की उसी एरिया की, किसी एक्सपर्ट को मैनेजमेंट ने हायर किया, सेम एक्सपर्ट को ऑडिटर हायर कर सकता है कि नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कर सकता है, कितनों का ख्याल है नहीं कर सकता? टेक्निकली स्पीकिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर उसी एक्सपर्ट को इंगेज करना है तो ऑलरेडी उसने काम किया हुआ है, वो फिर हायरिंग ए न्यू एक्सपर्ट का केस नहीं बनेगा, वो यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला केस बन जाएगा। समझ रहे हैं? वो तो उसके साथ क्या दोबारा एग्रीमेंट करेंगे वही काम जो उसने ऑलरेडी किया हुआ है? नहीं। तो उस अगर हमें चेक कर लिया है और वो कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो हमने उसको दोबारा एंगेज करके काम रिपीट नहीं करवाना, बल्कि उसी के काम को चेक कर लेना है। ठीक है? ऑडिटर एक्सपर्ट वो होता है जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट ही हमें क्राइटेरिया पे पूरा उतर आता है तो फिर हमें अपना एक्सपर्ट हायर करने की, पॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये थोड़ा सा फर्क है, ये जहन में रखिएगा ट्रिकी। हालांकि इससे हमारी रिक्वायरमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड में ना एक जगह पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कैन नॉट बी ऑडिटर्स एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है? ये नोट्स में नहीं कहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी ट्रिकी बात थी, लेकिन मैंने मेरे जहन में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। क्लियर हो गया ना? यूजिंग दी वर्क में और अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करने में थोड़ा सा ये फर्क है। रिक्वायरमेंट लेकिन सेम है, रिक्वायरमेंट में फर्क नहीं है। उसी की कॉम्पिटेंस वगैरह चेक करने, कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट दोनों में ऑब्टेन करने हैं। क्लियर जी? इस तरह ऑडिटर एक्सपर्ट को पॉइंट ही नहीं करेगा। क्या एक्सपर्ट को पॉइंट करने की जरूरत है? देखिए, अच्छा एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट ने कहा सर ऑडिटर आपने बताया कल कि अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर करके उससे काम करवाया है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को ऑडिटर यूज कर सकता है, उसके काम को चेक कर सकता है, लेकिन वो तो कभी इंडिपेंडेंट ही नहीं होता। देखें नहीं, हाँ वो हो सकता है अगर तो वो कंपनी का एम्प्लॉय है ना एक्सपर्ट, फिर बिल्कुल वो फिर आप उसके वर्क को यूज ना करें, फिर मैं आपके साथ हूं, उसके काम को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने भी एक्सपर्ट मार्केट से ही उठाया है और हमने चेक कर लिया वो कॉम्पिटेंट, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है, उसके काम भी एडिक्वेट है, तो क्या फिर हमें उसके वर्क को ही यूज कर लेना चाहिए या कि अब भी अलहदा से एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे? तो हालांकि हायर मैनेजमेंट ने किया, लेकिन अगर हमने चेक कर लिया और वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर मैनेजमेंट के हायर करने की वजह से थोड़ी सी तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही होगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी इंटरनल ऑडिटर की थी। इंटरनल ऑडिटर भी एम्प्लॉय था, आखिर को हमने उसका काम भी तो चेक कर लिया था तरीके से उसकी चेकिंग करके। तो जब किसी एम्प्लॉय की इंडिपेंडेंस को चेक करके उसका काम यूज करने की हमें इजाजत है, तो वो एक्सपर्ट जो एम्प्लॉय भी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उसे मैनेजमेंट ने हायर किया उसको छोड़ दें? नहीं, उसके वर्क को भी यूज करें, लेकिन रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो चाहे ऑडिटर एक्सपर्ट हो, रिक्वायरमेंट सिमिलर हैं। और की क्वेश्चन? अगर वर्क देखिए, पहली चीज एडिक्वेट नहीं ना, ये वार्निंग सुन लें, अगर एक्सपर्ट का वर्क एडिक्वेट नहीं है, आपने पहले नंबर पे प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, वो एडिशनल प्रोसीजर हो सकते हैं, वो अनदर एक्सपर्ट को आप हायर कर सकते हैं, खुद से काम कर सकते हैं, उसी एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर मजीद। ये 2-3 प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी अगर एडिक्वेट एविडेंस ना मिले, फिर हमने मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है। ठीक है? और फिर याद रखें, फिर उस सूरत में अगर स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, तो जो इंपैक्ट हमने चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं ना, वो सारा आ जाएगा, वो सारा आ जाएगा। यानी उसी तरह क्वालिफाइड ओपिनियन, उसी तरह बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसी तरह की ऑर्डर मैटर का रेफरेंस, वो सारी चीजें आ जाएगी। क्लियर जी? और की क्वेश्चन जी? किसके अंदर? की ऑर्डर मैटर के अंदर एक्सपर्ट को नहीं, जब हम कहते हैं ना प्रोसीजर परफॉर्म्ड, तो उसमें हम लिखते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट को हमने यूज किया है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट को, उसकी अजम्पशंस देखी हैं, उसकी एस्टीमेट, वो जो हमने वो पढ़ा था ना, एडिक्वेसी ऑफ वर्क, 4 पॉइंट थे कि 3 थे, वो पॉइंट फिर की ऑडिट मैटर में जो होता है ना प्रोसीजर परफॉर्म्ड वाला हिस्सा, उसमें आते हैं। तो उसमें जब लिखते हैं ना एक्सपर्ट, तो उसमें ये लिखते हैं कि एक्सपर्ट कौन सा है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब चलते हैं हम अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई 4 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन व्हिच में रिक्वायर द एंगेजमेंट ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। एग्जांपल बतानी है जिसमें एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हो। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं सिचुएशंस की? क्लासिक एग्जांपल जो वो चेक करता है वो वैल्यूएशन वाली है, वैल्यूएशन वाली। बिल्कुल टैक्स वर्क में भी हो सकता है,
टैक्स क्योंकि टैक्स के स्किल्स नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली एक्सपर्ट होते हैं इसमें, लेकिन हमेशा एक्सपर्ट हो लाजमी नहीं है। और स्टैंडर्ड टैक्स वर्क को याद रखिएगा, टैक्स के काम को अकाउंटिंग और ऑडिट के काम से सेपरेट डील करता है, सेपरेट डील करता है, ठीक है। इसे हम कहा करते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ऑडिट तो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है ना, ये वाला जो होता है टैक्स कंपाइल। बहरहाल इसको हम डील करेंगे कोड ऑफ एथिक्स में। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रिक्वायरमेंट, गाइड योर ऑडिट टीम अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। गाइड योर ऑडिट टीम अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। कुछ क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, अभी इसको जरा हम देखते हैं। कह रहा है, यू आर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ Bamboo Limited. Your team has asked for your guidance whether to involve an auditor's expert for. यहां से क्लियर हो रहा है हमें क्या कि your team has asked for your guidance whether to involve an auditor's expert. क्या ऑडिटर के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व। अच्छा, ये बहुत अच्छा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आई कैप के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और पेपर तो आई कैप के अमूमी तौर पे आज से कोई 2 साल पहले तक बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, तो अब पेपर लेवल पे बात आगे चली गई। अब पूरा पेपर कहना कि अच्छा है, ये मैं पर्सनली नहीं इस पे एग्री। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी भी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन घटिया भी होते हैं मेरे ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक। ऑफ कोर्स हर प्रोफेशनल का ओपिनियन डिफरेंट होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक आई कैप का है, सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन आई कैप की बुक में, सॉरी आई कैप का नहीं है, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है, बुक में। वो है बेसिकली एसीसीए का सब्सिक्वेंट इवेंट, पूरे का पूरा एक क्वेश्चन में निपटाता है कमाल तरीके से। वो मुझे बहुत पसंद है वो। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आई कैप का है। अच्छा, इसमें क्या क्या, इसमें स्किल कौन सी डेवलप करवा रहा है आपसे? इसमें आपसे ये स्किल डेवलप करवा रहा है कि क्या आप डिफरेंट एरियाज में जो प्रॉब्लम आती है उनको सामने रख के डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हर जगह पे आप कहें एक्सपर्ट को करने दो, एक्सपर्ट को इंगेज करो। भाई, अगर अकाउंटिंग और ऑडिट के एरिया में भी एक्सपर्ट को ही इंगेज करना है तो हमारी क्या ज़रूरत है? तो आपसे स्किल ये टेस्ट करवा रहा है कि आप पहचान सकते हैं कि ये काम अकाउंटिंग और ऑडिटर वाला है, यानी हमारा है, और ये काम अकाउंटिंग और ऑडिटर वाला नहीं है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, पहला चीज। और अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपने अगली बात ये भी बतानी है, किस वाले एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, किस वाले एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, ये भी बताना है। कहीं ऐसा ना हो लीगल केस हो और आप कहते हैं वैल्यूअर को एंगेज करेंगे। सर, लीगल केस में वैल्यूअर को थोड़ी एंगेज करेंगे, वैल्यूअर को तो हम आईटी स्किल्स के लिए एंगेज करेंगे। अच्छा, उसके लिए भी नहीं करेंगे? फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा। पहला केस तैयार है जी? Valuation of provision for doubtful debts. The provision has significantly reduced by ₹100 million as compared to previous year. इसके लिए एक्सपर्ट नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। हम कर सकते हैं पर नहीं कर सकते, तो बताओ फिर कैसे करेंगे? कौन से प्रोसीजर, वही पूछ रहा हूं। एजिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, बेहतरीन। ईयर एंड के बाद जो कैश रिसीव हुआ है वो देखेंगे, इसलिए कि अगर किसी डेटर से कैश रिसीव हो गया मतलब वो गुड है। कैश जितना रिसीव हुआ उस पे प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करने, जितना नहीं हुआ उस पे रिकॉर्ड करने। बेहतरीन। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट पे आप एग्री करते हैं कि ऑडिटर खुद ही काम कर लेगा, एक्सपर्ट इंगेज। क्या होता अगर सारा ये केस यही होता, वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट की बजाय कहता वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और साथ में हल्का सा कह देता कि ये कोई गोल्ड ज्वेलरी की इन्वेंट्री है, फिर एंगेज करते हैं। साथ में कहता कि ये सुई गैस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और इनके तेल और गैस के कुएं हैं, तो फिर एक्सपर्ट को एंगेज करते, क्योंकि इंजीनियर ही एस्टिमेट करेंगे। हमने थोड़ी छलांग लगा के एस्टिमेट करना है कुएं में कितना तेल है, वापस थोड़ी आएंगे फिर, ऐसे ही है ना। तो ये याद रखिएगा, ये रूल बना। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ इन्वेंट्री में ये रूल आपने कभी नहीं बनाना
कि हमेशा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करेंगे या हमेशा एक्सपर्ट, ये डिपेंड करता है ना। शाबाश, चले दूसरा केस के लिए तैयार हो जाए। दूसरे करे फिक्स एसेट रीवैल्यूएशन, मैनेजमेंट हैज रिसेंटली रीवैल्यूएटेड फिक्स एसेट, रीवैल्यूएशन सरप्लस हैज इंक्रीज्ड बाय ₹80 मिलियन। खुद करेंगे कि एक्सपर्ट? एक्सपर्ट करेंगे रीवैल। और ये कौन से वाला एक्सपर्ट? वो जो लिस्ट पड़ी थी, वैल्यूअर प्रॉफिट। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल, अच्छा ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ शो प्रॉफिट बिफोर, ये किस लिए बताया है? हाँ मटेरियल, ये देखने के सिग्निफिकेंट है कि नहीं। जो मटेरियलिटी लेवल से है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। वो मे भी मटेरियल हो, मे भी परवेसिव हो, उसके लिए वर्ड क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। और मटेरियलिटी से नीचे हो उसे क्या कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट। वो इमटेरियल भी हो सकता है। और एक और टर्म बोली थी मैंने आपको कभी? नहीं वो नहीं बोली इधर, ठीक है, वो है भी नहीं हमारे सिलेबस में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं, एक टर्म होती है, बस आपने सुन के इग्नोर कर देना है। मटीरियलिटी लेवल से ऊपर जाए ना, इन आइटम्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट। मटीरियलिटी लेवल से नीचे आए, इन आइटम को कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट में दो चीजें कवर होती हैं, मटीरियल भी हो सकता है, वो परवेसिव भी हो सकता है। जो इनसिग्निफिकेंट होती है ना, इसमें भी दो चीजें आती है, एक इमटेरियल भी हो सकती है और एक होती है क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल। ट्रिवियल हम उसको कहते हैं जो बहुत ही छोटी चीज हो, उसको वैसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, राउंडिंग पॉइंट्स में या 2-4 रुपयों में। अब तो वह 50-60 भी पॉइंट्स ही हो गए हमारे लिए, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रही है। 50-60 रुपये भी ऐसे ही हो गया जैसे 50-60 है ट्रिवियल में। अच्छा एक डिफरेंस है, वो मैं बात यहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको ख़त्म करते हैं। अब एक लाइन लिखी है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि वो लाइन मुझे बड़ी पसंद है स्टैंडर्ड की। वो कहते हैं इमटेरियल में और ट्रिवियल में फ़र्क क्या भला, वो ये समझा रहा है एक लाइन में। कहता है जो इमटेरियल है ना, वो इंडिविजुअली भी इमटेरियल है, इंडिविजुअली इमटेरियल है, लेकिन एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकती है। ट्रिवियल के बारे में बोलता है वो इंडिविजुअली भी इमटेरियल है, एग्रीगेट होके भी इमटेरियल ही रहना है। कहता है इनको कहीं पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इमटेरियल के बारे में फिर भी कहता है लिख दो। अब आपको तो पता है जो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होते हैं, छोटे मोटे रुपीज के फर्क होते हैं, जिनको हम राउंडिंग ऑफ में निपटा देते हैं। 1000 में आ रहा हो तो 1000 में क्वेश्चन कर रहे हो, राउंड ऑफ पॉइंट्स में आ जाता है ना कभी आंसर काउंटिंग में। तो ये इन पे से कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रिवियल। बहरहाल ये एडिशनल कंसेप्ट था, इसका कैफ लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है, इग्नोर करें इसको। आगे चलते हैं जी। अच्छा ये क्वेश्चन समझ आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर स्किल उसने क्या हमसे डेवलप करवाई कि हम किसी केस को पढ़ के डिसाइड कर सकें इसमें एक्सपर्ट यूज करना है कि नहीं। नेक्स्ट, you are the audit manager in a firm of chartered accountants. Your firm is often required to engage an auditor expert for reporting on matters relating to audits. ठीक है, अक्सर आप एक्सपर्ट को इंगेज करते हैं क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जरूरत पड़ती ही रहती है। लिस्ट 4 की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विच शुड बी एग्रीड विद द एक्सपर्ट। अच्छा इसीलिए उसने ऑडिटर एक्सपर्ट बोला, मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं बोला। कौन से? नेचर एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द फैक्टर विच शुड बी कंसीडर्ड इन इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट। एक मिनट ठहरे, फोकस इसमें इवैल्यूएटिंग के ऊपर नहीं करना, एडिक्वेसी वर्क यानी एक्सपर्ट को वैल्यूएट नहीं करना। अगर वो कहता वैल्यूएट करो एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट वाले पॉइंट लिखते। अगर कहता वैल्यूएट करो कॉम्पिटेंस ऑफ एक्सपर्ट को, तो एक्सपर्ट वाले में सिर्फ कॉम्पिटेंस वाले पॉइंट्स लिखते। लेकिन इसे क्या कहा? वैल्यूएट करो वर्क को। शाबाश। और जो मुझे ये सुना देगा 50 रुपए इनाम पाए। कौन सुनाएगा वैल्यूएटिंग से? 1 2 3 स्टूडेंट सिर्फ। पहले तरतीब से एक्यूरेसी, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा,
relevance and reasonableness of significant assumptions and methods, reasonableness of experts findings, reasonableness of experts finding and conclusion, and consistency with other evidence. शाबाश. ISA 620 using the work of an expert explains how an auditor may use an expert to obtain evidence. कहता है स्टैंडर्ड का नाम, जो स्टैंडर्ड एक्सपर्ट के सारी चीज़ों को डिस्कस करता है उस स्टैंडर्ड का नंबर क्या है 620 है, लेकिन हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि नंबर ना भी पता हो फिर भी रिक्वायरमेंट को फोकस करना होता है हमने. Explain 3 factors that external auditor should consider when assessing the competence and objectivity of expert. Competence, हाँ वो qualification, independence from client, किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप तो नहीं है, एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. 11. Can an auditor mention or refer the use of expert in his audit report? Yes. एक मिनट हट जाए, नहीं मैं जरा जल्दी में, मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ. Can an auditor mention, refer the use of expert in his audit report? Normally no, but in some situation, yes. If yes, in what circumstances can such a reference be made? जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या व्हेन एक्सप्लेनिंग मॉडिफाइड की ऑडिट मैटर लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखे, लेकिन जहन में रख ले कि केस स्टडी आएगी एक्सपर्ट वाली तो उसमें रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर आएगा, एक्सपर्ट के ऊपर की ऑडिट मैटर आएगा. एक्सपर्ट वाली बात आपके लिए ऑप्शनल है. की ऑडिट मैटर आएगी, याद आ गया है. एक ब्रांच मैनेजर था, एक मुझे याद आ गया, एक बैंक ऑडिट करने के लिए ब्रांच मैनेजर. उसकी एक वैसे तो अच्छा इंसान था, उसकी एक बात मुझे बहुत ही जहर लगती थी. उससे जब पूछते थे ना, अब जो कोई अपने आपस में बात कर रहा होता था तो कहता था भाई ये काम जरा जल्दी कर लो, आपको पता ही है आजकल ऑडिट शुरू हुई है. हाँ, मैं कहता था जब शुरू होती है ना तो ऐसी लगता है शुरू हुई है, जब खत्म होगा ना फिर पता चलेगा हुआ है. हाँ, वो इजी ले लेते हैं, ऑडिट शुरू हुई है. शाबाश, आज तक मुझे याद. चले बहरहाल भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. 2 एग्जाम्पल. पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, वरना फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं. चले जी नेक्स्ट चैप्टर पे. लेक्चर का ये हिस्सा कीजिए क्लोज.